हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का 8वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। ए कवि और कविता बोध, बी साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, सी साहित्य बोध और छंद बोध, और डी है भाषा बोध और साहित्य बोध। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाषा बोध और साहित्य बोध। प्रश्न संख्या 2 है, स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं। ए ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चरित की जाती हैं, बी ऐसी ध्वनियाँ जो स्वयं स्वर की सहायता से उच्चरित की जाती हैं, और सी ए तथा बी दोनों सत्य है, और डी ए तथा बी दोनों असत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चरित की जाती हैं और स्वर की हिंदी वर्णमाला को परिभाषित करती हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ए बच्चों के लेखन क्षमता का विकास करना, बी बच्चों की विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, सी बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, और डी बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चों की विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 4 है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना और नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इसमें होता है नियम का कंठस्थ न होना। प्रश्न संख्या 5 है, गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है। तो ए उत्प्रेरणात्मक उपक्रम, बी आदर्श वाचन, सी विचार विश्लेषण, और डी आत्मीकरण। तो इसमें आत्मीकरण होगा। गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में बुद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है। तो आत्मीकरण सोपान के अंतर्गत की जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, बुरा भला शब्द में कौन सा समास है। तो छंद समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो ये द्वंद्व समास लिखा हुआ है। तो बुरा भला जो है वो द्वंद्व समास है। बुरा भला जैसे शब्द होते हैं, जैसे माता पिता हुआ, गुड़ अवगुड़ हुआ, ये सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निर्धन में कौन सा उपसर्ग है। नि, नी और निर। तो निर्धन में जो निर शब्द है वह उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 8 है, कली में अलंकार है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, और डी उपमा। तो इसमें सी जो है कली में श्लेष अलंकार है। प्रश्न संख्या 9 है, बड़प्पन शब्द का अर्थ है स्वभाव, स्वचरित, बारिश तथा महानता। तो बड़प्पन शब्द का अर्थ है महानता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 10, भाषा शिक्षण की वार्षिक पाठ्य योजना का भी निर्माण होता है, उनमें निम्नलिखित में से कौन नहीं है। कार्य के लिए योजना, कार्यान्वयन, योजना का पठन, कार्यान्वयन का लेखा। तो भाषा शिक्षण की वार्षिक पाठ्य योजना का भी निर्माण होता है, इनमें निम्नलिखित से कौन सा नहीं है। तो कार्य योजना, कार्यान्वयन और कार्यान्वयन का लेखा जो है इससे सम्मिलित होते हैं, पर ऑप्शन नंबर सी जो है योजना का पठन ये इसमें सम्मिलित नहीं होता। प्रश्न संख्या 11 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे ए प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, बी उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, सी विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, डी उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से होगा, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। प्रश्न संख्या 12 है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। ए हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, बी संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, सी हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से मुक्त सामग्री उपलब्ध कराना, और डी है गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाना। प्रश्न संख्या 13 है, मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। तो ए विराम चिन्हों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, बी सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना, सी वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान, और डी सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, विराम चिन्हों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। प्रश्न संख्या 14 है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। अरण्य, बगीचा, वन, कानन। तो इसमें बगीचा शब्द जो है वह जंगल का पर्यायवाची नहीं, बाकी अरण्य, वन और कानन जो है जंगल के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 15 है, एल एस वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है।
बी चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, सी भाषा एवं चिंतन एक दूसरे स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, और डी भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो LS वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। प्रश्न संख्या 16 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में संबंधित पाठ होने चाहिए, संस्कृत, साहित्य, विज्ञान और ये सभी। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो है साहित्य से संबंधित पाठ्य होने चाहिए। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है ए भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, बी शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, सी द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, और डी सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। प्रश्न संख्या 18 है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ए बच्चे कैसे सीखते हैं, बी बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, सी बच्चों ने कितना सीखा है, और डी बच्चों ने क्या सीखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को ए सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, बी अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, सी स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, और डी सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है, भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की जो सर्वाधिक उचित विधि है वो है डी आगमन विधि। प्रश्न संख्या 21 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है ए सतर्कतापूर्ण निदान, बी मानसिक संघर्ष की समाप्ति, सी तनाव की समाप्ति, डी अधिगम स्तर में सुधार। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सतर्कतापूर्ण निदान। प्रश्न संख्या 22 है, पठन कौशल द्वारा छात्रों में विकसित होता है भाषाई ज्ञान, स्वाध्याय की प्रकृति, सी व्याकरण का ज्ञान, और डी अवकाश के समय का सदुपयोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वाध्याय की प्रकृति। प्रश्न संख्या 23 है, रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ए निबंध, बी अपठित, सी कहानी, और डी पद्य। तो पद्य जो है वह अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रचनात्मक लेखन की। प्रश्न संख्या 24 है, अक्षर बोध प्रणाली जिसको प्राचीन प्रणाली कहा जाता है से छात्रों का ए है वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, बी उच्चारण शुद्ध होता है, विवरण दोष नहीं आ पाता, उपयुक्त सभी। तो इसमें उच्चारण शुद्ध होता है। प्रश्न संख्या 25 है, उच्चारित भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है, लिपि, ध्वनि, बोली और वर्ण। इसमें ऑप्शन नंबर बी से होगा ध्वनि। उच्चारित भाषा की सूक्ष्म इकाई है ध्वनि। प्रश्न संख्या 26 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का ध्येय बालकों में किस चीज़ के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ए मूलभूत कुशलता, बी माता पिता के साथ रहने का, सी पास पड़ोस के लड़कों के साथ रहने का, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मूलभूत कुशलता जो होती है उस पर विकास पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 27 है, हम शिक्षा के उच्चतम उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ए छात्रों में सौंदर्य संवेदन को उत्पन्न कर, बी कविता पढ़ाकर, सी गद्य पठन से, और डी भाषा की प्रवृत्ति जगाकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छात्रों में सौंदर्य संवेदन को उत्पन्न कर। प्रश्न संख्या 28 है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि ए उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, बी उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, सी वे क्या जानते हैं, और डी क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। प्रश्न संख्या 29 है, चित्र वर्णन में किस कौशल का विकास होता है, ए वर्णन कौशल, बी अभिव्यक्ति कौशल, सी वाचन कौशल, और डी पठन कौशल। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से होगा, वाचन कौशल। प्रश्न संख्या 30 है, कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता, बालक के सृजन शक्ति का दमन, रिश्वत लेना, धोखाधड़ी करना, चोरी करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बालक की सृजन शक्ति का जो दमन है वह पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है।